हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जय माता दी। आज हम लोग चलते हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के रूल नंबर 2 पर। तो ये जो रूल नंबर 2 है ये है बोथ के बारे में। तो इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि बोथ के साथ हम लोग कभी भी एज वेल एज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर दिया हो बोथ राम एज वेल एज श्याम, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत माना जाएगा। इसके जगह पे हम लोग बोथ राम एंड श्याम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कि बोथ के साथ हम लोग नॉट का यूज़ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर दिया हो एग्जाम्पल के लिए बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट हम नहीं लगा सकते, ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर हमें नेगेटिव बनाना ही है तो उसकी जगह पे हम लोग नाइदर और नॉर का यूज़ कर सकते हैं। नाइदर राम नॉर श्याम इज़ कमिंग, तो ये सेंटेंस सही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि एनी पोसेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर बोथ। अगर बोथ के बाद हमें कोई भी अगर हमें कोई पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना ही है तो वो हमेशा ही बोथ के बाद आएगा, ठीक है। जैसे कि बोथ माई स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कर सकते कि माई बोथ स्टूडेंट्स, नहीं। अगर स्टूडेंट्स के साथ हमें पोसेशन दिखाना ही है तो बोथ के बाद हम लगाएंगे बोथ माई स्टूडेंट्स, तब ये जो वर्ड है वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बोथ का तीनों कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि बोथ के साथ हम लोग एज वेल एज की जगह पे एंड का यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज नहीं लगाना है। बोथ कभी भी नॉट के फॉर्म में नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो नाइदर और नॉर का प्रयोग करेंगे। और जो तीसरा है वो पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा ही बोथ के बाद यूज़ करेंगे। ये हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो रूल नंबर 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हु और हुम के बारे में है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे कि ही सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा। शी का हर, इट का इट, दे का देम, यू का यू ही होता है, आई का मी और वी का अस होता है। तो जो सब्जेक्टिव केस होता है उसको हम लोग हु से क्वेश्चन करके निकालते हैं। जब भी हम हु पूछते हैं किसी भी सेंटेंस में हु का यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, और जब हुम का यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के जो वर्ब होता है वो वर्ब के पहले हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं और वर्ब के बाद ही हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पे हमें हु का यूज़ करना है और कहाँ पे हुम का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि दिया है सी मेट द पर्सन डैश सेज दैट आई एम गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। यानी कि सी मेट द पर्सन, वो उस इंसान से मिली जो कि सेज दैट आई एम गॉड, कह रहा था मैं भगवान हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ हमें नहीं पता क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करते हैं ही होगा या हिम होगा, ठीक है। तो ही सेज दैट आई एम गॉड या फिर हिम सेज दैट आई एम गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे ही करेक्ट बैठ रहा है ना, उसने कहा। तो उसके लिए ही के लिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं ना कि वो जो ही है वो सब्जेक्टिव केस के लिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग हु का यूज़ करेंगे, ठीक है। सी मेट द पर्सन डैश गॉड लाइक्स, यानी कि वो उस इंसान से मिली जिसे भगवान पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हु होगा या हुम, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ही और हिम लगा के ट्राई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही गॉड लाइक्स या फिर हिम गॉड लाइक्स। तो यहाँ हिम का यूज़ करेंगे, तो यहाँ हम हुम लगाएंगे। तो इसके जो पहले पॉइंट पे हमने ये जाना कि हु और हुम को कब हम सब्जेक्टिव और कैसे हम ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, जो दूसरा पॉइंट है वो है हु और हुम का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं। तो इन दोनों का यूज़ हम लोग मैन, ह्यूमन बींग्स या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, शी शॉ हर हु आई थिंक इज़ अ रॉक स्टार। तो ये जो हु आया है वो आई के लिए आया है ना, तो यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे हु यूज़ कर सकते हैं। दे मेट देम डैश दे से वर्क्स वेरी हार्ड, यानी कि यहाँ पे ये जो हु आया है वो दे के लिए आया है,
तो ये भी एक पर्सन के लिए, तो हम लोग इसमें हु का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हु और हुम का यूज़ मैन, ह्यूमन बींग्स या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए करते हैं, ठीक है। सी मेट हिम, वह उससे मिली, डैश आई थिंक वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, जिसे मैं सोच रहा था कि कल अरेस्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हु है वो भी आई के लिए आया है, तो हम यहाँ पे हु यूज़ कर सकते हैं। सी मेट हिम डैश द पुलिस अरेस्टेड, वो उससे मिली जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे जो हुम आया है वो द पुलिस के लिए आया है, तो हम लोग यहाँ पे हुम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि विच का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो ये एनिमल्स के लिए या फिर जो कि नॉन डोमेस्टिक होते हैं उन एनिमल्स के लिए करेंगे, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि दैट का यूज़ हम लोग सभी जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। आई सॉ द मैन एंड द बॉक्स दैट यू लॉस्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे एक मैन की बात हो रही है और एक यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब मैन के हिसाब से देखें तो हमें हु यूज़ करना चाहिए, और बॉक्स के हिसाब से देखें तो हमें विच यूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों है ना, तो उसके लिए हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो दैट होता है ये जो कंजक्शन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसे हम लोग सभी जगह पे, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें वर्ड्स को कनेक्ट करना हो तो हम लोग दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोट देखिए क्या है, ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नॉन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, या फिर सुपरलेटिव डिग्रीज, इन सब की जगह पे हम सिर्फ दैट का यूज़ करते हैं, ओनली दैट का, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं वो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं, तो आप लोग इन पे ध्यान देंगे कि हमें इन सभी जगहों पे सिर्फ दैट का यूज़ करना है। नीचे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी फॉलोड बाय हु और विच, इन सब की जगह पे हम लोग हु या विच का यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज़ द सेम बॉय हु मेट मी टुडे। अगर हम हु लगाते हैं तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे द सेम दिया हुआ है ना, और हम ऊपर वाले नोट में हम देखते हैं द सेम अगर दिया हो तो हम सिर्फ दैट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कैसे सही होगा, दिस इज़ द सेम बॉय दैट मेट मी टुडे, तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। यहाँ देखिए, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग दैट आई हैव एवर फील। अब यहाँ पे दैट का यूज़ हुआ है, क्या ये सही है? जी हाँ, सही है, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम लोग सिर्फ दैट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे द बेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दैट का यूज़ करेंगे और ये सेंटेंस सही माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हु या फिर हुएवर या हुम एवर का यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो जब भी हमें सेंटेंस में कोई नाउन ना दिखाई दे, कोई प्रोनाउन ना दिखाई दे, तो वहाँ पे हम लोग हुएवर या हुम एवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी सॉ हिम डैश इज़ अ रॉक स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसे देखा जो रॉक स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पे हिम आया हुआ है, तो ये जो हिम है वो प्रोनाउन वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग हु का यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जो हिम है वो मिसिंग रहे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हु एवर, ठीक है, या फिर हुम एवर। तो सी सॉ हुएवर इज़ अ रॉक स्टार, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये हो गए हु और हुम के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने पांचों आपको बताए हैं, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर दूं, तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो केस होता है, सब्जेक्टिव के लिए हम लोग हु का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग हुम का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है हु और हुम का यूज़ हम लोग मैन, ह्यूमन बींग्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए करते हैं, लेकिन विच का प्रयोग जो है वो हम लोग एनिमल्स जो कि नॉन डोमेस्टिक हुए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। और चौथा है कि दैट का यूज़ हम लोग सभी चीज़ों के साथ करते हैं, और जो कुछ
स्पेसिफिक वर्ड्स है उन सब के साथ सिर्फ हम लोग दैट का ही यूज़ करते हैं। और जो लास्ट है वो ये है कि हु एवर या हुम एवर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन ना दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, जो कि है गोल्डन रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ऐसे, जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, तो ये कंडीशनल है कि एक चीज़ हुई तभी दूसरी चीज़ होगी, यानी कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, तो ये जो इफ़ वाले क्लॉज होते हैं उसके 3 टाइप्स हैं। अगर इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट आया हो, ठीक है, तो हम लोग मेन क्लॉज में कैसे बनाएंगे, विल के साथ फ्यूचर प्लस वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट दिया हो इफ़ क्लॉज के बाद, तो मेन क्लॉज में हम क्या करेंगे, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट दिया हो तो हम वुड के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई स्टडी, तो इफ़ आई स्टडी यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगा है तो हम लोग मेन क्लॉज में विल जो कि फ्यूचर को इंडिकेट करेगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्ज़ाम। ठीक, अगर इफ़ आई स्टडीड दिया है यानी कि सिंपल पास्ट दिया है तो हम क्या करेंगे, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्ज़ाम। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट दिया हो तो वुड के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस के तीनों ही गोल्डन रूल्स, और ये इसे हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रूल है। ठीक है, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब ये आप देखिए, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि इफ़ द गिवन रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि ये जो इफ़ का गोल्डन रूल्स दिया हुआ है ये उस कंडीशन में एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा जबकि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो। ठीक है, अगर दिया हो इफ़ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर, क्या आपको ये सेंटेंस गलत लग रहा है? क्योंकि यहाँ इफ़ यू हीट वाटर जो है वो सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट के टाइम पे हम लोग विल जो है वो फ्यूचर के साथ जोड़ के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ होना चाहिए इफ़ यू हीट वाटर इट विल टर्न इनटू वेपर। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ही करेक्ट है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो वेपर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, वाष्पित होके वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसके सेंटेंस में हम चेंज नहीं करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, इसका जो मेन क्लॉज है वो भी। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 4 हो गया। आइए रूल नंबर 5 देखते हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा इजी रूल है, सबसे ज़्यादा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ दिया हुआ है सिंपली वन ऑफ द या फिर ईच ऑफ द, इन दोनों में से कोई भी आपको दिया हो तो उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, प्लूरल नाउन। ठीक है, हमेशा हमें प्लूरल नाउन ही यूज़ करना है। ठीक है, क्यों यूज़ करना है इसके पीछे का रीज़न आप समझिए। क्योंकि यहाँ दिया है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स में से ही कोई एक, यानी उन स्टूडेंट्स में से एक इंसान। ठीक है, तो मतलब कि वो पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स में से ऐसे एक कम्युनिटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि ही इज़ वन ऑफ द मेन। ठीक है, यहाँ क्या लगा है, प्लूरल नाउन मेन। यहाँ अगर मैन होता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे MEN मेन दिया हुआ है, यानी कि ये प्लूरल है। हु थिंक दैट दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ कह रहा है ही इज़ वन ऑफ द मेन, यानी कि वो उन लोगों में से है जो कि सोचता है कि वे सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे
हु के बाद यहाँ थिंक दिया हुआ है, तो यहाँ हम इसके बेसिस पे हम लोग दो पॉइंट समझते हैं, ठीक है, कि अगर वन ऑफ द या ईच ऑफ द के बाद जो हम यूज़ करेंगे नाउन वो प्लूरल रहेगा, हमेशा प्लूरल ही रहेगा। लेकिन अगर उसके बाद हु, विच या दैट ऐसे कोई कनेक्टिव वर्ड आता है, ठीक है, तो इसके बाद हम जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वन ऑफ द के बाद हम नाउन प्लूरल यूज़ करेंगे और उसके बाद ये सब कुछ दिया ना हो तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर में ही होगा। सिर्फ ये ही दो कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स अगर हम समझ लें तो नीचे के सारे एग्जाम्पल्स इजीली हमें समझ आएगा। एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है। पहला है सी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु, यानी कि वन ऑफ द तो दिया हुआ है लेकिन इसके साथ हु भी दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब जो होगा वो हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। तो हु थिंक दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर सिंगुलर होता तो यहाँ थिंक्स कर देते और अगर प्लूरल है तो यहाँ थिंक करेंगे। दूसरा है वन ऑफ हर डिज़ायर्स, वन ऑफ हर मतलब वन ऑफ तो है ना, वन ऑफ अगर दिया हुआ है और यहाँ पे हु, विच, दैट ऐसा कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं है तो यहाँ हमारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, यानी कि इज टू बिकम एन IAS, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द बर्ड्स दैट फ्लाई ओवर माई हाउस, यहाँ दैट के बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। शी इज़ वन ऑफ द मदर्स हु आर रियली वर्किंग हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हु के बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे यानी कि आर, ठीक है। तो एक चीज़ आपने देखा कि यहाँ पे वन ऑफ द या फिर ईच ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आया है वो प्लूरल ही आया है। वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, वन ऑफ हर डिज़ायर्स, वन ऑफ द बर्ड्स, वन ऑफ द मदर्स, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। अब इसका एक एक्सेप्शंस भी है, ठीक है, कि अगर हमने पहले जाना कि वन ऑफ द के बाद हु, विच, दैट दिया हो तो वर्ब हम लोग प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस वन ऑफ द के पहले ओनली दे रखा हो तब हम उस केस में जो वर्ब है वो सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है। रीना इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज़, क्योंकि हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, एवर बीन टू इंडिया, ठीक है। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ द नोवेल्स विच इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे इज़ लगा है, हमारा वर्ब हो गया सिंगुलर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी देखेंगे, वन ऑफ द के बाद गर्ल्स प्लूरल है ना, नाउन प्लूरल है, वन ऑफ द नोवेल्स, ठीक है, प्लूरल है, तो नाउन को हम लोग हमेशा ही प्लूरल रखेंगे। लेकिन वन ऑफ द के बाद जब ऐसे वर्ड्स दिए हों तो हम वर्ब को प्लूरल रखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर ओनली दे दिया हो तो हम लोग वर्ब को सिंगुलर रखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।